आज 13 जनवरी 2026 है और आज हम एक ऐसी कहानी पे बात करने वाले हैं जो थोड़ी अलग है। अलग कैसे? सोचिए, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की जो गाड़ी है वो मानो कहीं धीमी चल रही है, कहीं पंक्चर हो गई है। लेकिन एक देश है, भारत? बिल्कुल भारत, जो मानो किसी एक्सप्रेसवे पे दौड़े जा रहा है। हाँ, और ये बात हम सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज विश्व बैंक ने अपनी ताज़ा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी की है और इसके जो आंकड़े हैं वो वाकई में चौंकाने वाले हैं। सही कहा। हमारे पास इसी रिपोर्ट के वो हिस्से हैं जो खास तौर पर भारत पर केंद्रित हैं। तो आज हमारी कोशिश ये समझने की होगी कि इन आंकड़ों के पीछे की असल कहानी क्या है। मतलब सिर्फ ये नहीं कि नंबर क्या है, बल्कि वो नंबर क्यों है। हाँ, इस गाड़ी का इंजन इतना दमदार क्यों है, इसमें कौन सा फ्यूल डाला जा रहा है और क्या ये रफ्तार आगे भी बनी रहेगी। बिल्कुल। आज हम सिर्फ हेडलाइन नहीं पढ़ेंगे, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सिर्फ एक अस्थायी उछाल है या भारत की अर्थव्यवस्था में कोई बुनियादी बदलाव आ रहा है। और दुनिया के लिहाज से इसका क्या मतलब है। हाँ, वो भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो हेडलाइन नंबर क्या है जिसने सबका ध्यान खींचा है। तो रिपोर्ट की जो सबसे बड़ी बात है वो है चालू वित्त वर्ष यानी FY26 के लिए भारत का ग्रोथ अनुमान। और वो है 7.2%। 7.2 ये सुनने भी बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा लगता है। ये सिर्फ बड़ा नहीं है, इसे असाधारण कहना चाहिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि इसे समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि विश्व बैंक ने कुछ ही महीने पहले जो अनुमान लगाया था, ये उससे 0.9% पॉइंट ज्यादा है। लगभग 1% का अपग्रेड। जी, आर्थिक पूर्वानुमान की दुनिया में ये बहुत बड़ी खबर होती है। मतलब जमीनी हकीकत ने एक्सपर्ट्स को इतना चौंका दिया कि उन्हें अपनी पूरी गणना ही बदलनी पड़ी। और दिलचस्प बात यह भी है कि सरकार का अपना पहला अग्रिम अनुमान तो इससे भी थोड़ा ज्यादा है, 7.4%। हाँ, तो हम देख सकते हैं कि दोनों अनुमान, मतलब विश्व बैंक का और सरकार का, काफी मजबूत हैं और एक दूसरे के बेहद करीब भी। जिससे इस आंकड़े पर भरोसा और बढ़ जाता है ना। बिल्कुल। जब अलग-अलग संस्थान एक जैसे नतीजे पर पहुंचते हैं तो ये साफ संकेत है कि जमीनी स्तर पर जो हो रहा है वो सिर्फ कागजी आंकड़ों का खेल नहीं है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है, 7.2% की रफ्तार शानदार है, पर क्या ये टिकाऊ है। रिपोर्ट भविष्य के बारे में क्या कहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक तेज स्प्रिंट है और इसके बाद हम हाफने लगेंगे। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। रिपोर्ट के अनुसार आगे चलकर ये ग्रोथ थोड़ी धीमी होगी, जिसे अर्थशास्त्री मॉडरेशन कहते हैं। कितना धीमा? अगले वित्त वर्ष यानी FY27 के लिए अनुमान 6.5% का है। और उसके बाद? और उसके बाद FY28 के लिए ये थोड़ा बढ़कर 6.6% होने की उम्मीद है। एक मिनट, 7.2 से घटकर 6.5 पर आना, क्या ये एक चेतावनी का संकेत नहीं है? देखिए, एक नजर में ऐसा लग सकता है। हाँ, मतलब तेजी ठंडी पड़ रही है। पर यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। इसे ऐसे समझिए कि एक स्प्रिंटर 100 मीटर की दौड़ के बाद मैराथन दौड़ने लगता है। अच्छा। रफ्तार थोड़ी कम जरूर होती है, लेकिन वो लंबी दूरी तक टिकती है। अर्थव्यवस्था के लिए भी 7.5% का स्प्रिंट लगाने के बाद 6.5% की मैराथन वाली रफ्तार पर आना एक स्वस्थ और टिकाऊ विकास का संकेत है। मतलब ये गिरावट नहीं बल्कि एक मजबूत स्तर पर स्थिरता है। बिल्कुल, एक बहुत ऊंचे और स्थिर पठार पर पहुंचने जैसा। वाह, ये एनालॉजी तो कमाल की है। स्प्रिंट से मैराथन, इसने तो पूरी तस्वीर ही बदल दी। हाँ। तो अब मेरे दिमाग में सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस स्प्रिंट और इस मैराथन के पीछे की ताकत क्या है? ये हो कैसे रहा है? मतलब जब अमेरिका और यूरोप संघर्ष कर रहे हैं तो भारत के पास ऐसी कौन सी संजीवनी बूटी है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी कहानी का हीरो घरेलू मांग है। डोमेस्टिक डिमांड। जी, डोमेस्टिक डिमांड। इसका मतलब है कि भारत के अंदर लोग और कंपनियां जो खर्च कर रही हैं वही अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रही हैं। ये ग्रोथ बाहर से नहीं आ रही, ये देश के भीतर से ही पैदा हो रही है। रिपोर्ट में इस बात पे बहुत जोर दिया गया, मैंने भी पढ़ा। मुझे एक लाइन बहुत दिलचस्प लगी। कौन सी? जिसमें कहा गया है कि अमेरिका द्वारा कुछ भारतीय निर्यातों पर लगाए गए ऊंचे टैरिफ का असर भी इस मजबूत घरेलू मांग की वजह से कम हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है ना? इसका मतलब यह है कि हम बाहरी झटकों से कुछ हद तक सुरक्षित हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। दशकों तक भारत की ग्रोथ स्टोरी का मतलब था IT सर्विसेज और एक्सपोर्ट। अब ये कहानी मेक इन इंडिया, कंज्यूम इन इंडिया की बन रही है। मतलब
हमारी किस्मत अब न्यूयॉर्क या लंदन के बाजारों पर उतनी निर्भर नहीं जितनी नोएडा या नागपुर के बाजारों पर है। बिल्कुल। ये आत्मनिर्भरता की आर्थिक परिभाषा है, एक तरह का आर्थिक सुरक्षा कवच। लेकिन क्या यह कवच पूरी तरह बुलेट प्रूफ है? देखिए, कवच तो है, लेकिन इसकी भी एक सीमा है। अगर वैश्विक मंदी बहुत गहरी हुई तो हमारे निर्यात और उससे जुड़ी नौकरियों पर असर तो पड़ेगा। तो ये कवच बुलेट प्रूफ नहीं है? नहीं, पर इसने हमें बाकियों से बेहतर स्थिति में जरूर रखा है। ये हमें तूफान से बचाता है, भला ही कुछ छींटे हम पर भी पड़े। तो ये घरेलू मांग अचानक इतनी मजबूत क्यों हो गई? रिपोर्ट में इसके क्या कारण बताए गए हैं? रिपोर्ट 2 मुख्य कारणों पर रोशनी डालती है। पहला है मजबूत निजी खपत, जिसे पिछले कुछ सालों में हुए टैक्स सुधारों से भी मदद मिली है। अच्छा, लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए शायद थोड़ा ज्यादा पैसा बचा है। हाँ, लेकिन दूसरा कारण इससे भी ज्यादा दिलचस्प और महत्वपूर्ण है। और वो क्या है? वो है वास्तविक आय में सुधार, खासकर ग्रामीण इलाकों में। वास्तविक आय मतलब? वास्तविक आय का मतलब समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए किसी किसान की कमाई 10% बढ़ी, लेकिन महंगाई 8% बढ़ गई। तो उसकी असली कमाई सिर्फ 2% बढ़ी। बिल्कुल। विश्व बैंक कह रहा है कि ये 2% वाली बढ़त, जो असल में खर्च करने की ताकत देती है, अब गांवों में मजबूती से दिख रही है। और जब भारत के 65% लोग जो गांवों में रहते हैं ज्यादा खर्च करना शुरू करते हैं तो पूरी अर्थव्यवस्था का पहिया घूमने लगता है। सही पकड़े, ये एक तरह का चक्र है। ज्यादा कमाई, ज्यादा खर्च, जिससे कंपनियों का उत्पादन बढ़ता है और फिर और रोजगार पैदा होता है। हाँ, ये जमीनी हकीकत है। छोटे कस्बों में भी अब लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, अच्छे ब्रांड्स खरीद रहे हैं। बिल्कुल, ये वास्तविक आय में सुधार का जमीनी सबूत है, जो आपको एक्सेल शीट में नहीं दिखता। जब ग्रामीण मांग का ये पहिया घूमता है तो ये एफएमसीजी से लेकर ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल तक हर सेक्टर को गति देता है। तो ये तो हुई आज की कहानी जो घरेलू खर्च पर टिकी है। लेकिन हमने मैराथन की बात की थी। एक धावक सिर्फ एक पैर पर मैराथन नहीं दौड़ सकता। तो क्या आने वाले सालों में विकास सिर्फ इसी एक इंजन पर निर्भर करेगा? नहीं, और यही इस रिपोर्ट का सबसे सकारात्मक पहलू है। मध्यम अवधि का दृष्टिकोण सिर्फ एक इंजन पर आधारित नहीं है। अच्छा। रिपोर्ट कहती है कि FY28 में जो 6.6% की ग्रोथ का अनुमान है, उसके पीछे 3 और मजबूत इंजन होंगे। ये अर्थव्यवस्था के परिपक्व होने का संकेत है। अच्छा, तो वो 3 नए इंजन कौन से हैं? पहला, सेवा क्षेत्र यानी सर्विसेज एक्टिविटी में मजबूती बनी रहेगी। ये तो भारत का मजबूत पक्ष हमेशा से रहा है। ठीक है। दूसरा, निर्यात यानी एक्सपोर्ट्स में धीरे धीरे सुधार होगा। अभी भले ही वैश्विक मांग कमजोर है, लेकिन रिपोर्ट का अनुमान है कि जैसे ही दुनिया के हालात सुधरेंगे, भारत इसका फायदा उठाने के लिए तैयार होगा। और तीसरा? और तीसरा, और शायद सबसे अहम, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट में तेजी आएगी। एक मिनट, यहाँ मुझे थोड़ा रुकना होगा। निवेश में तेजी जी। लेकिन अगर दुनिया भर में ब्याज दरें ऊंची हैं और मंदी का डर है, तो कंपनियां भारत में पैसा लगाने का जोखिम क्यों लेंगी? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। क्या रिपोर्ट इस पर कुछ कहती है? रिपोर्ट सीधे तौर पर इस पर टिप्पणी नहीं करती, लेकिन संकेत साफ हैं। जब किसी देश की घरेलू मांग 7% से ज्यादा की रफ्तार से बढ़ रही हो, तो वो अपने आप में निवेशकों के लिए एक चुंबक बन जाता है। अच्छा। उन्हें पता है कि अगर वे यहाँ फैक्ट्री लगाएंगी तो उनका सामान खरीदने के लिए एक बहुत बड़ा और बढ़ता हुआ बाजार मौजूद है। तो वैश्विक मंदी के बावजूद भारत की आंतरिक शक्ति ही निवेश को खींच कर लाएगी। वाह, ये बात तो बहुत अहम है, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि भारत सिर्फ उपभोग पर जीता है, निवेश नहीं करता। हाँ, ये धारणा रही है। लेकिन ये रिपोर्ट उस धारणा को तोड़ रही है। इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था के 4 इंजन, खपत, सेवा, निर्यात और निवेश, एक साथ चलने की तैयारी कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जब ग्रोथ के कई स्रोत होते हैं तो वो ज्यादा टिकाऊ और स्थिर होती है। अगर एक सेक्टर थोड़ा धीमा भी पड़ता है तो दूसरे उसे संभाल लेते हैं। एक मजबूत इमारत की तरह जिसके कई खंभे हों, न कि सिर्फ एक। बिल्कुल ये। लेकिन जब हम इस तस्वीर की तुलना बाकी दुनिया से करते हैं तो ये कैसी दिखती है? और यहीं पर भारत की कहानी और भी ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है। कैसे? विश्व बैंक का अनुमान है कि 2026 में वैश्विक उत्पादन की वृद्धि दर धीमी होकर सिर्फ 2.6% रह जाएगी। सिर्फ 2.6%? जी, दुनिया की रफ्तार धीमी पड़ रही है। और भारत का अनुमान 6.5 से 7.2% के बीच है। ये तो दोगुने से भी ज्यादा का अंतर है। हाँ, और अगर हम अलग अलग समूहों को देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। दुनिया के अमीर देश
जैसे अमेरिका, जापान और यूरोप, जिन्हें विकसित अर्थव्यवस्थाएं कहते हैं। हाँ, उनकी ग्रोथ केवल 1.6% रहने का अनुमान है। ये लगभग सपाट है। और भारत जिस समूह में है, यानी उभरते बाजार, उनका औसत भी केवल 4% है। तो इस 4% के औसत को भी भारत बहुत पीछे छोड़ रहा है। दुनिया की अर्थव्यवस्था के जो पारंपरिक इंजन माने जाते थे, जैसे अमेरिका या चीन, उनके बारे में रिपोर्ट क्या कहती है? अमेरिका की वृद्धि दर 2.2% रहने का अनुमान है, जो विकसित देशों के हिसाब से ठीक है, लेकिन भारत की तुलना में बहुत कम है। और चीन? सबसे बड़ी कहानी चीन की है। चीन की वृद्धि दर धीमी होकर 4.4% पर आने का अनुमान है। दशकों से चीन जिस 2 अंकों की रफ्तार से दुनिया को खींच रहा था, वो इंजन अब ठंडा पड़ रहा है। तो इसका मतलब जो ग्लोबल निवेशक और कंपनियां दशकों से चीन को अपना गढ़ बनाए हुए थीं, वे अब एक नए, तेजी से बढ़ते बाजार की तलाश में होंगी। क्या भारत उस जगह को भरने के लिए तैयार है? ये $1 मिलियन का सवाल है। रिपोर्ट सीधे तौर पर इसका जवाब नहीं देती, लेकिन आंकड़े इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि जब दुनिया में ग्रोथ दुर्लभ हो जाएगी, तो पैसा वही जाएगा जहां ग्रोथ मिल रही हो। इन सभी आंकड़ों के सामने भारत का 6.5% से 7.2% का ग्रोथ रेट इसे दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनाता है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। नहीं, ये वैश्विक आर्थिक शक्ति के संतुलन में एक बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है। तो कुल मिलाकर विश्व बैंक की ये रिपोर्ट भारत के लिए एक बहुत ही मजबूत तस्वीर पेश करती है। हाँ। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो बाहरी झटकों से खुद को बचाने के लिए अपना कवच बना चुकी है और जो सिर्फ एक नहीं बल्कि कई इंजनों पर दौड़ने की तैयारी कर रही है। बिल्कुल। और मुख्य बात यह है कि अर्थव्यवस्था की यह मजबूती केवल अस्थायी नहीं दिख रही। खपत के साथ साथ सेवा, निवेश और निर्यात में सुधार का अनुमान एक संतुलित और टिकाऊ विकास का संकेत देता है, खासकर एक धीमी पड़ती वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। सही बात है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें लचीलापन भी है और भविष्य की जबरदस्त क्षमता भी। ये वाकई में एक दिलचस्प विश्लेषण है। रिपोर्ट के आंकड़ों को इस तरह समझने से पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े बदलाव की आहट है। और इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है जिस पर हमें सोचना चाहिए। क्या? देखिए, इस पूरी चर्चा का केंद्र घरेलू मांग और विशेषकर ग्रामीण आय रही है। ये भारत की ग्रोथ का आंतरिक इंजन है ना? हाँ, बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है कि जैसे जैसे भारत विकास के पथ पर आगे बढ़ता है, इस आंतरिक इंजन को न केवल चालू रखने बल्कि इसकी रफ्तार को और तेज करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होगा जिस पर नजर रखी जानी चाहिए? क्या वो कृषि में और सुधार लाना होगा, या गांव में बेहतर सड़कें और इंटरनेट पहुंचाना, या फिर लोगों के कौशल को बढ़ाना ताकि उनकी कमाई और बढ़े? ये सवाल आने वाले सालों में भारत की आर्थिक कहानी की दिशा तय करेगा।